आपको भेज रहा हूं। अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाए। परिवार के सदस्य बनना क्यों आवश्यक है? ताकि आप इस परिवार में और बेहतर तरीके से अध्ययन कर सके। और इसकी सारी पीडीएफ, हर सेशन की पीडीएफ जो है हमारी, हर क्लास पूरी होने के तुरंत अंडर 10 मिनट जो है हम क्या करते हैं, आपके लिए पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। हम हर 10 मिनट में आपको पीडीएफ जो है वो सेंड कर देते हैं। हम हर 10 मिनट में आपको पीडीएफ सेंड कर देते हैं। विनोद, मोबाइल नंबर आपने मुझे शायद ईमेल भेजा था, विनोद कुमार, और उसमें मैंने आपको मोबाइल नंबर लिख भी दिए हैं। और हाँ, और चलो ईमेल में छोड़ो, ये रहा मोबाइल नंबर, ये लो, लिख लो। जिन भी बच्चों को कोई भी रीड से संबंधित समस्या आ रही है, ये लो, ये रहा मोबाइल नंबर। 125 है लास्ट का। लास्ट का क्या है? 125 है। लास्ट का 125 है। वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ हाल ही में थोड़े समय पहले ही भेजी थी, लेकिन आप नहीं डाउनलोड कर पाए हैं, तो हम आपको फिर से जो है वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वो सेंड कर देंगे। विद्वान साथियों, लास्ट सेशन तक हमने जो 6 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। कितने चैप्टर पूरे कर लिए हैं? 6 चैप्टर जो है पूरे कर लिए हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं, जल संसाधन एवं संरक्षण। तो इस चैप्टर में क्या आएगा देखिएगा, जल संसाधन एवं संरक्षण की बात जो है इस चैप्टर में जो है अपन करने वाले हैं। तो अपवाह तंत्र की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, अभी जो 6ठी क्लास में आप जल संरक्षण की बात करेंगे या अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो बहुत ही सामान्य सा एक सेशन रहेगा, यानी बहुत ही लाइट जो हो डाटा यहाँ पर रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम कक्षा में ऊपर बढ़ते जाएंगे, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, वैसे वैसे जो डाटा जो है उसका लेवल भी जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि सामान्य चीजें कैसे पढ़ा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अपवाह तंत्र तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहां से मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं, यहां से मैं कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपको किसी गाइड में नहीं मिलेंगे और शायद आपने पढ़े भी नहीं हैं, शायद आपने नहीं पढ़े हैं। देखिएगा, धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी अथवा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। ठीक है, जैसे ये नदी बह रही है, तो ये नदी यहां से निकलकर यहां तक जो बह रही है, ये इस नदी का क्या है? प्रवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है। जैसे आप सब जानते हैं, इस बात को समझने से पहले आप ये जानें कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है वो एक अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान के अंदर एक अरावली पर्वतमाला है ना। जैसे ये राजस्थान का जो है वो एक मैप है, ये जैसे राजस्थान का लगभग ऐसा सा मैप है आपका। ये मान लीजिए राजस्थान है और यहां पर एक कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। ठीक है, ऐसा सा अरावली पर्वत है। तो ये इस अरावली पर्वत ने क्या किया है? राजस्थान के वर्षा के जल को 2 भागों में क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है। एक तो इस अरावली से इधर बहता है और एक इस अरावली से इधर बहता है कि नहीं बहता है? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? जल विभाजक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? जल विभाजक रेखा। अब इस चीज को समझिएगा कि 2 अपवाह क्षेत्रों की उच्च भूमि, 2 अपवाह क्षेत्रों के मध्य, एक ये अपवाह क्षेत्र हो गया, एक ये अपवाह क्षेत्र हो गया, और इस दोनों के मध्य का ये जो ऊंचा भाग है, जो उच्च भूमि है, जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक रेखा कहते हैं। और विद्वान साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है?
दो तरीके के यहां से उत्तर बनेंगे आपके। राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है? दो तरीके के उत्तर बनेंगे। पहला उत्तर बनेगा अरावली पर्वतमाला जल विभाजक है, राजस्थान का अरावली पर्वतमाला जल विभाजक है। और दूसरा ऑप्शन आ सकता है आपके पास, ये कितना सेंटीमीटर वर्षा वाला है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कितना सेंटीमीटर वर्षा रेखा? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये। तो राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। और कितना सेंटीमीटर है ये? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। जैसे कि देखो यहां तो 50 से, जैसे कि लास्ट सेशन में देखा था, यहां तो 50 से क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और इधर जो है 50 से ज्यादा बढ़ती जाती है, यानी वर्षा की मात्रा जो इधर ज्यादा बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार जो है वो ये जल विभाजक रेखा होती है। राजस्थान का अपवाह तंत्र की बात करते हैं। अगर आप धैर्य से देखो, आरबीएसई पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है वो धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य का अर्थ है आपको बहुत ज्यादा धीरज रखनी पड़ेगी। और आपको हो सकता है कि कभी कभी ऐसे फील आए, मैं जो बच्चे मेरे साथ लास्ट 2021 से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रीट 2021 की तैयारी मेरे साथ की है, उन बच्चों को मैंने आरबीएसई कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन करवाए। और जो बच्चे यानी ढंग से ईमानदारी से उन क्वेश्चनों को याद करके गए हैं, उन बच्चों को एसएसटी में बहुत ज्यादा फायदा मिला है। और आप में से कोई बच्चा है तो बता दीजिए कि आप अगर वो 6 से 12 तक वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। उस टाइम हमारे पास क्या नहीं था? ज्यादा समय नहीं था। आप अगर पढ़ के गए तो बताइए क्या आपको उससे फायदा नहीं हुआ? रीट ही नहीं, जिन्होंने वीडियो का एग्जाम दिया उनको भी फायदा हुआ, जिन्होंने जो है रीट लेवल फर्स्ट का किया उनको भी फायदा हुआ, जिन्होंने रीट लेवल सेकंड का एग्जाम दिया उनको भी फायदा हुआ। यानी राजस्थान जीके के जहां जहां क्वेश्चन आए वहां वहां से आपको बेनिफिट मिला है। और नहीं मिला है तो आप ना लिख सकते हैं कि गुरुजी मैं पढ़ के गयो और मन ने तो कोई फायदा कौन मिलो। हालांकि शुरू में बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लग रहा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन 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 जो कर्म हम करते जा रहे हैं उसका फल तो अंत में मिलेगा ना। फल तो अंत में ही मिलता है। कब मिलता है? अंत में ही मिलता है ना। तो बिल्कुल आप पढ़ते जाइए, आपको बहुत बेहतरीन डाटा मिलेगा, लेकिन नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। आप जो अपने पास रजिस्टर है उसमें देखना। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाला, पहला है जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाता है, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाता है। दूसरा है जो अरब सागर की ओर जल ले जाता है, अरब सागर की ओर जल ले जाता है। तीसरा आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह यानी अंतः प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं इसको। अब इसको थोड़ा मैं मैप में समझाता हूं। मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है, जैसा भी है आपके सामने है, लगभग ऐसा मान सकते हो आप, थोड़ा सा ना ऐसा मान लीजिए। ये अरावली पर्वतमाला हो गई आपकी। अब इस अरावली पर्वतमाला से इधर जो नदियां जा रही है ना, इधर जो नदियां जा रही है उसका पानी कहां जाएगा? ये क्या है? इसका पानी जो है वो कहां जाएगा? मान लीजिए कि ये भारत का ही मैप है, ठीक है, भारत का भी मैप है ये, और भारत में ये राजस्थान को हमने जूम कर लिया है। तो इधर क्या है? इधर तो अरब सागर है कि नहीं है? अरब सागर है। इसका पानी यहां से जो जाएगा वो कहां जाएगा? ये बंगाल की खाड़ी है उसी में जाएगा ना। और यहां अंदर ही अंदर जो पानी घूम के रह जाएगा वो क्या कहलाएगा? आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र जो है वो कहलाएगा। तो राजस्थान में नदियां जो है वो 3 तरीके से बहती है। एक जिसका पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ लेके जाता है, दूसरा जिसका पानी अरब सागर की ओर जाता है, और तीसरा जिसका पानी अंदर ही रह जाता है। आइए इन तीनों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अरावली पर्वत के पूर्व भाग में, अरावली पर्वत से पूर्व भाग में
बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल नदी में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है एमपी में जाकर, और फिर यमुना नदी से ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी मिल जाती है गंगा नदी में, और गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये हो गई आपकी अरावली पर्वतमाला, और इसकी पूर्व दिशा ये हो गई, और यहां पर एक नदी बहती है कौन सी, चंबल, और यहां पर एक नदी बहती है कौन सी, बनास, ये नदी मिलती है इसमें, और यहां से एक नदी आ रही है कौन सी, जो राजस्थान में नहीं है, यमुना, यमुना में मिल जाती है, और ये यमुना नदी आगे चलकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी में मिलती है, और गंगा नदी से फाइनली जो है वो पानी कहां पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। कोई बात नहीं बीएस जी, कोई बात नहीं है। इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं, यही इसी प्रकार के प्रश्न तो बनते हैं, ठीक है। नदी में अंत में गंगा नदी में जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है, अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। दूसरा आता है अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत के पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी और साबरमती और पश्चिमी बनास व इनकी सहायक नदियां कहां ले जाती है अपना पानी, अरब सागर में लेके जाती है। ये आपकी क्या है, अरावली पर्वतमाला है। इससे इधर एक नदी बहती है लूनी नदी, इसकी एक सहायक नदी इधर है, फिर एक 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 ऐसे सहायक नदी है। यहां से एक जो है वो नदी निकलती है पश्चिमी बनास है, यहां एक नदी है जो माही नदी है, माही। तो इस प्रकार से माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास और इनकी सहायक नदियां अपना पानी कहां लेके जाती है, अरब सागर की ओर लेके जाती है। इसके बाद आता है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक का अर्थ होता है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर रह जाता है जो भी मामला होता है। जैसे छोटी सी नदी है, जनरली जितनी भी बरसाती नदी है, सारी बरसाती नदियां नहीं, राजस्थान में एक नदी को छोड़कर सारी बरसाती नदी है वैसे, लेकिन जो छोटी बरसाती नदियां हैं वो अपना पानी, इनमें पानी इतना कम होता है, इतना पानी कम होता है कि राजस्थान के अंदर ही ये नदियां लुप्त हो जाती है। यानी ये बारिश के टाइम 10-15 दिन बहेगी और फिर खत्म। तो ऐसी जो नदियां होती है वो क्या कहलाती है, आंतरिक प्रवाह की नदी कहलाती है। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तल तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत प्रवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी और मेढा नदी, ये ऐसी नदियां हैं जो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। अब ये जो नदी है ना बाणगंगा, ये काफी विवादित रहती है क्योंकि जब बारिश ज्यादा हो जाती है, जब बारिश ज्यादा हो जाती है तब एकमात्र नदी ऐसी बन जाती है ये जो यमुना में जाके बनती है। ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो सीधे यमुना में मिलती है, तो उत्तर आएगा आपका क्या, बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी एक ऐसी नदी है जो दोनों में आती है। यानी जनरली तो इसको आप किस में रखोगे, जनरली तो आप इसको किस में रखोगे, आंतरिक अपवाह तंत्र में ही रखोगे। लेकिन अगर राजस्थान में बारिश ज्यादा हो जाती है और जयपुर में बारिश ज्यादा हो जाती है, जयपुर में बारिश अगर ज्यादा हो जाती है तो यह जो नदी है वो क्या बन जाती है, यह जो नदी है वो डायरेक्ट यमुना में मिलने वाली नदी बन जाती है। तो ये बात आप याद रखना, ये एक बहुत ही प्यारा और मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, और पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। अब देखिए राजस्थान की प्रमुख नदियां, देखिए राजस्थान की प्रमुख नदियां मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा क्योंकि यहां पर बहुत थोड़ा डाटा दिया गया है।
लेकिन मैंने जितना पढ़ा है, गाइड्स में आपने जितना पढ़ा है, उससे ज्यादा डाटा है, उससे तो ज्यादा ही डाटा है। देखिए उतना यहां पर विस्तार नहीं किया गया। कक्षा 6 के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए था उतना तो यहां पर है। कक्षा 6 के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए था उतना तो यहां पर है, और मजा आएगा आपको देखना, सुनना थोड़ा सा। चंबल नदी की सबसे पहले बात करते हैं। चंबल नदी, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। एमपी के अंदर विंध्याचल पर्वत के अंदर जानोपाव की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी, मोस्ट क्वेश्चन, नदी के अंदर वेरी मोस्ट क्वेश्चन। हाँ, इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, बाण गंगा को। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। किसको कहते हैं अर्जुन की गंगा? बाण गंगा को। अर्जुन की गंगा। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो पूरे वर्ष भर बहती रहती है, जो कभी नहीं सूखती है, वो है चंबल नदी। चंबल नदी है वो, और सबसे लंबी नदी भी यही है। राजस्थान में यह नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर, भैंसरोडगढ़ में भी एक स्थान है चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ में भैंसरोडगढ़ से ये निकलती है, प्रवेश करती है, और कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहकर ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। कितने जिलों में बहती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, 6 जिलों में बहकर ये कहां चली जाती है? वापस उत्तर प्रदेश में चली जाती है, यूपी में चली जाती है, और यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। ये इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्या है इसकी? ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। और राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे ही स्थित है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा। क्यों? सीधा सीधा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कि राजस्थान में कोटा किस नदी के किनारे पर स्थित है? राजस्थान में कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? जी सुनील मीना जी, यह भी आपका एक अच्छा सुझाव है। बिल्कुल, हम अगले आगे से जो सेशन लेके आएंगे उनको हम जो है उनमें आपकी बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। फिर आती है दूसरी नदी, बनास नदी। कौन सी नदी आती है जी? बनास नदी आती है। बनास नदी आती है। क्या कहती है बनास नदी आपसे? बनास नदी क्या कहती है? 1 मिनट पानी पीता हूं, तब तक एक बार आप शेयर कर दें इस सेशन को, इस सेशन को शेयर कर दें आप। और कल से हम जो है वो 3 सेशन करने शुरू कर ही देंगे फाइनली। 1 घंटे का टाइम और निकल लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बनास नदी की बात करते हैं। बनास नदी, बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। देखना कहां कहां बहती है, जन्म कहां से होता है। खास तौर पर नदी अगर आप याद कर रहे हो, नदी अगर आप याद कर रहे हो तो नदी का उद्गम स्थल और वह कौन से जिलों में बहती है और किस स्थान पर वो कौन सी नदी में मिलती है, यह बात आपको याद होनी जरूरी है। उद्गम स्थल, वन की आशा कहते हैं इसको। बिल्कुल आयुष वर्मा,
यह जो नदी है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। पहला क्वेश्चन, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर के निकट ये चंबल नदी में मिल जाती है। दूसरा क्वेश्चन, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद और सवाई माधोपुर रामेश्वर दोनों स्थान याद रखने हैं। यह एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी कौन सी होती है? वह नदी जो मौसम में ही बहती है, अर्थात कौन से मौसम में? वर्षा ऋतु के मौसम में। वह नदी जो मौसम में बहती है, मानसून के समय ही बहती है, वर्षा ऋतु के समय ही बहती है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश होती है। वहां की नदी जो झीलें हैं पहाड़ों पर बनी हुई, उन झीलों में पानी भरता है और वहां से फिर नदी जो है वो नीचे आती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 480 किलोमीटर है। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन कौन से? टोंक और दूसरा कौन सा? सवाई माधोपुर। दोनों याद रख सकते हो आप। ये दोनों जो है वो किस नदी के किनारे हैं? चंबल नदी के किनारे पर जो है वो स्थित है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम और ज्यादा विस्तार से इसको पढ़ेंगे और इस बार हम पूर्णतः प्रयत्न करते हैं और पूर्णतः 100% आपका सीडीपी और यानी मनोविज्ञान और एसएसटी के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर डाटा मिलेगा। पिछली बार से एक कदम दो कदम आगे जाके हम डाटा आपके लिए लेके आएंगे। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मेनाल है, कोठारी है, पेड़च है और खारी है। बनास की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? बनास की सहायक नदियां हैं मेनाल, कोठारी, पेड़च और खारी। ये तो प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा भी छोटी मोटी सहायक नदियां याद रखना। फिर आती है लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में सबसे प्यारा क्वेश्चन जो जनरली गाइड में नहीं लिखा मिलता है कि बनास नदी जो है वो अजमेर के अंदर गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराएं हैं, छोटी छोटी दो छोटी छोटी धाराएं हैं, झीलें हैं। ये इन दोनों झीलों से सरस्वती और सागरमती, ये है अजमेर। यहां से ऐसे ये नदी निकलती है। दो धाराएं हैं छोटी छोटी, सरस्वती। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। और दूसरी का नाम है सागरमती। यहां से निकलती है। इसके बाद अजमेर से ये पहुंचती है कहां? अजमेर से ये कहां पहुंचती है? अजमेर से पहुंचती है ये नागौर। नागौर के बाद ये पहुंचती है पाली। पाली के बाद पहुंचती है ये जोधपुर। जोधपुर के बाद पहुंचती है ये बाड़मेर। और बाड़मेर से पहले जालोर पहुंचती है ये जालोर। जालोर और फिर ये जो है वो बाड़मेर। बाड़मेर से ये आगे चली जाती है। अब यहां से इसकी जो है सहायक नदियां हैं। सहायक नदी एक तो इधर से मिलती है, जोजड़ी। जोजड़ी इधर से मिलती है, बस ये एक याद रखना। और यही सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एकमात्र जो दाईं ओर से मिलने वाली है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में जाती है। और बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल कैसा होता है? मीठा होता है। यहां एक झील बनी हो, एक स्थान है यहां पर। यहां बाड़मेर में एक स्थान है जिसका नाम है बालोतरा। बालोतरा। बालोतरा तक तो इसका पानी जो आता है, इधर से जो पानी आ रहा है, कैसा पानी आ रहा है? ये बरसाती पानी आ रहा है ना। बरसाती पानी आ रहा है। और बरसाती पानी कैसा होता है? वो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? वो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको कमेंट करके बताएं। मनोज भाई कह रहे हैं कि सर सुनते कम है। आंधी तो आ गई, आंधी तो हमारे इधर भी आ गई। अच्छा कमेंट करके बताओ वॉइस में दिक्कत क्या आ रही है? मुझे तो सब कुछ ठीक दिख रहा है।
एक बार कर करो है, अटक रही है वॉइस। अब देखिए क्या अभी भी वॉइस आ रही है? क्या वॉइस अभी भी कट रही है आपको? क्या अभी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है? क्या अभी आवाज सही आ रही है आपको? कभी कभी कट रही है। नदी के झरने सी आवाज आ रही है। एक्चुअली नदी पढ़ा रहे हैं ना, तो इसीलिए झरने जैसी आवाज आ रही है। क्या अभी भी आवाज कट रही है क्या? एक बार बताएं कमेंट करके, क्या अब आवाज सही आ रही है आपको? क्या अब आवाज सही आ रही है आपको? क्या अभी आवाज सही आ रही है आपको? एक बार कमेंट करके बताएं मुझे। अभी आवाज सही आ रही है? सही आ रही है, ओके ठीक है। देखिएगा, यहां हमने पढ़ लिया क्या कि यहां पर बालोतरा के अंदर जो है वो, बालोतरा तक तो इस नदी का पानी मीठा होता है। पानी कैसा होता है? मीठा होता है। और इसके बाद यहां से इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। खारा हो जाता है। यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है ये। इसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? जोजरी। ये सबसे ज्यादा याद रखनी है आपको। ये तो आपको हर हालत में याद रखनी है। ये तो मोस्ट है, ये तो मोस्ट ही है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो किधर से मिलती है? एकमात्र ऐसी नदी है जो किधर से मिलती है? एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पश्चिम से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। ठीक है। इसके बाद बांडी जवाई। जवाई कहां पर है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पाली जिले के अंदर, पाली तहसील है। पाली जिले के अंदर, बाली तहसील के अंदर जवाई, जवाई गांव है, गांव। और वहां पर जो है वो कौन सी नदी निकलती है? जवाई नदी। और जवाई बांध बना हुआ है यहां पर। कौन सा बना है? जवाई बांध। जवाई बांध है। तो याद रखना, पाली जिले की बाली तहसील की जवाई गांव से जवाई नदी जो है आती है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सांगी और गुहिया है। माही मध्य प्रदेश, माही नदी की बात करते हैं। माही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। और इसकी सहायक नदियां हैं सोम, जाखम। माही नदी की मुख्य जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सैसे सोम और जैसे जाखम। इसके बाद आता है बाण गंगा नदी। जयपुर जिले के से इसका उद्गम होता है। जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराठ पहाड़ियां। आंधी भयंकर आ रही है क्या बाहर? आवाज तो मुझे भी आंधी की ऐसे थोड़ी तेज ही सुनाई दे रही है। अरावली की बैराठ पहाड़ियों से होता है। और इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। यानी ये बाणगंगा नदी जैसे मान लो ये बैराठ की पहाड़ी है। ठीक है। जयपुर में ये क्या है? बैराठ की पहाड़ी है, बैराठ। यहां से ये नदी निकलती है और बहती 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 कहां चली जाती है? ये भरतपुर है। और भरतपुर में ये जो है इसका पानी ऐसे बिखर जाता है। कहां बिखर जाता है? ये घना पक्षी विहार में। विहार में इसका पानी, जो घना पक्षी विहार में इसका पानी ऐसे बिखर जाता है और क्या बन जाता है? नम भूमि। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रुंडित नदी कहते हैं। रुंडित नदी। राजस्थान की वह नदी जो रुंडित नदी कहलाती है। रुंडित सरिता कहते हैं इसको, रुंडित सरिता कहते हैं इसको। क्या ये बात सही है?
इसको क्या कहते हैं? रुंडित सरिता कहते हैं, इसको रुंडित सरिता कहते हैं इस नदी को। एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबाएं और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। अर्जुन की गंगा किसे? बाण गंगा नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा घग्गर नदी की बात करते हैं। कौन सी नदी की बात करते हैं जी? घग्गर नदी की बात करते हैं। घग्गर राजस्थान की वह नदी जिसमें बाढ़ आने पर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जो है क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, डूब जाता है वो। जब राजस्थान के अंदर ज्यादा बारिश हो जाती है और घग्गर नदी के अंदर पानी बहुत ज्यादा आ जाता है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है और इसीलिए यह नदी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है यहां। अंतः प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कहां होता है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रेणी से होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत जो है हो जाती है। यानी हनुमानगढ़ में तो ये दिखाई देती है बट गंगानगर में ये दिखाई देना बंद हो जाती है, अंदर सतह के अंदर समा जाती है। कहां समा जाती है? सतह के अंदर ये जो है वो समा जाती है। प्राचीन समय में ये सरस्वती नदी का जो है वो अवशेष है। प्राचीन समय में जो सरस्वती नदी थी इसी का ये क्या है? अवशेष या सहायक नदी माना जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की चर्चा करते हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की चर्चा करते हैं। ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो राजस्थान की नदियों को, हालांकि बहुत सारी नदियां हमने नहीं पढ़ी है, हमने कुछ ही नदी पढ़ी है क्योंकि ये टॉपिक नदियों का नहीं है ना। और अभी हम कक्षा 6 में ही हैं। जैसे जैसे हम कक्षा के अंदर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम और ज़्यादा विस्तार से पढ़ते जाएंगे। तो धैर्य के साथ पढ़ते रहे, आराम से एंजॉय करें, मजे लीजिए और याद रखिए इन चीज़ों को। अभी आप कक्षा 6 पढ़ रहे हैं तो उसके लेवल तक का ही डाटा यहाँ पर आपको मिलेगा। ममता जी कैसे हैं आप? ज्योत्सना जी कैसे हैं? नागौरी छेला नागौर कैसे हैं आप? हरिओम जी स्वागत आपका। परमजीत टाई कैसे हैं आप? एंड मुकीम कैसे हैं आप? विजयपाल जी, सानिया जी कैसे हैं? एंड हनु कैसे हैं आप? उर्मिला जी कैसे हैं? एनबी नायक कैसे हैं आप? लिखने के लिए हाथ लंबा करता हूं ऐसे, शायद हो सकता है कि कोई वायर हिल रहा हो सकता है थोड़ा सा इसमें जॉइंट है तो वो जॉइंट हिल रहा हो। इसको हम ठीक कर देंगे। आगे के जो सेशन होंगे उसमें ये समस्या आपको नहीं आएगी। आगे के जो सेशन होंगे ना उसमें ये समस्या आपको नहीं आएगी। बारिश आने लगी है आपके इधर, हमारे इधर तो अभी आंधी ही आ रही है। ममता जी कह रहे हैं हम आपके फैन हैं। हम आपके फैन हैं ममता जी। मैं आप सबका फैन हूं, ठीक है, मैं आप सबका फैन हूं। उर्मिला जी कैसे हैं आप? दिलीप जोशी कैसे हैं? हेम सिंह जी कैसे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप मुझे प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं। और राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की बात करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो क्या पूछा जाएगा वो चर्चा करता हूं। लेकिन पहले नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देश्य परियोजना भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें
इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा, और यही मुख्य क्वेश्चन बनता है यहां से। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक राजस्थान का मंदिर कहा? किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। एसएसटी के अंदर आपको किसी को भी, एसएसटी और मनोविज्ञान में आपको रत्ती भर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रत्ती भर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि एसएसटी की तैयारी इसी से हो जाएगी क्या, रिंकू जी बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, 1% भी। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। सबसे पहले चंबल परियोजना की बात करते हैं। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना किसकी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध जो है वो कहां है? एमपी में है। कौन सा है? गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध है। दूसरा जो बांध है वो राजस्थान में है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, राजस्थान के चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर। चित्तौड़ में कौन थे? राणा प्रताप थे, तो राणा प्रताप सागर। ये ऐसे याद रखना, आपको क्रम भी याद रखना है इनका। इसके बाद जो है वो कोटा के अंदर बांध है, राजस्थान में ही है। कोटा के अंदर कौन सा है? कोटा में जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर। और फिर कोटा में ही एक और है, कोटा में ही एक और है जिसे क्या कहा गया है? कोटा बैराज बांध कहा गया है। और ये क्रम आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर क्रम बताएं, ऊपर से नीचे की ओर क्रम बताएं, है ना? तो आपको क्रम भी याद रहना है। सबसे पहले गांधी जी से काम नहीं बना तो आए महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के बाद कोटा, कोटा रहा। कोटा के अंदर 2 बांध है, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल, विद्युत व सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। इसके बाद आता है माही बजाज सागर। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात का संयुक्त उपक्रम है। माही बजाज सागर, शायद मुझे जितना याद आ रहा है, एक बार आप कमेंट में लिख के बताना। मुझे याद आ रहा है कि शायद इसमें एमपी भी है। आप बताना एमपी है कि नहीं है। एमपी, राजस्थान और गुजरात तीनों की यह संयुक्त परियोजना है। मुझे ऐसे याद आ रहा है, हो सकता है कि मुझे गलत याद आ रहा हो। अगर सही है तो मैं इसको लिखा रहने दूंगा, वरना इसको मिटा देता हूं, है ना? आप बताना कमेंट करके। राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों में सिंचाई, जल, विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। शायद इसमें 3 राज्य होने चाहिए, एमपी, राजस्थान और गुजरात। फिर भी आप बताना, राजस्थान और गुजरात ही कह रहे हैं ना? ओके ठीक है, सॉरी, मुझे गलत याद आ गया। फिर मुझे गलत याद आ गया। मैं कह रहा था ना कि मुझे ऐसे याद आ रहा है, हो सकता हूं कि मैं गलत हूं। केवल राजस्थान, गुजरात। वेरी गुड, ठीक है। पेपर में ऐसा कंफ्यूजन होता है, पेपर में ऐसा कंफ्यूजन होता है। मैं उदाहरण देके आपको बता रहा था कि पेपर में क्या होता है यार, नदी, माई नदी तो लिखी है, वह एमपी निखड़े, क्योंकि पहला जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? पहला जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? पहला ऑप्शन आएगा एमपी, राजस्थान और गुजरात, और दूसरा ऑप्शन आएगा राजस्थान और गुजरात। अब मेरे जैसा जो सियाना आदमी होगा वो क्या करेगा यार, एमपी तो नहीं खड़े ही है, अरे जठऊ नदी नहीं खड़े है, वो तो फायदो ले सी, वो तो फायदो ले सी। तो एमपी, गुजरात और राजस्थान, क्योंकि एमपी निखड़ गया राजस्थान में और राजस्थान उखड़ चल जाए गुजरात में। यही गलती हम करते हैं, यही गलतियां हम पेपर में करते हैं। तो देखो, बिल्कुल याद रखना, गुजरात और राजस्थान का है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है विद्वान साथियों। इसके बाद आता है बिसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले में टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में
बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं। इसके बाद ये जो सरदार सरोवर परियोजना, ये सबसे ज्यादा अच्छी परियोजना है और मोस्ट परियोजना है। इसमें 4 राज्य हैं। देखो, गुजरात है इसमें, राजस्थान है इसमें, और एमपी है इसमें, और इसमें क्या है, महाराष्ट्र भी है। तो ये चारों का उपक्रम है। राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। किस पे किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर और जालोर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की व्यवस्था की जाती है। किसमें? बाड़मेर और जालोर में। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना, और उदयपुर जिले में मानसी वोकल तथा प्रतापगढ़ जिले के अंदर, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इनको लिख लेना बाद में भाई, कि पाली में जवाई, डूंगरपुर में सोम कमला अंबा, उदयपुर में मानसी वोकल और प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम परियोजना का जो है वो कार्य पूर्ण हो चुका है। ये परियोजनाएं चल रही है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख कार्य है। जल संरक्षण अगर हमें करना है तो बांध बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, कमेंट करके आप डिलीट करने में जितना ध्यान दे रहे हैं, कमेंट करके और दूसरे बच्चे के उत्तर देने में जितना आप ध्यान दे रहे हैं, उतने से आधा ध्यान, उतने से 50% ध्यान अगर आप अपने रजिस्टर में लिखने में लगा देंगे ना, तो रीट क्या और सेकंड ग्रेड क्या, आरएस क्या, यूपीएससी तक आप फाइट कर लेंगे। केवल जितना ध्यान आप कमेंट करने में, अपने साथियों का जवाब देने में और फिर कमेंट डिलीट करने में लगा रहे हैं, उससे 50% ही, उसका 50% ही आप जो है वो ध्यान लगा लीजिए किसमें, लिखने में और याद करने में। सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की प्रमुख झील एवं संचयन। राजस्थान में लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कि कुएं, बावरियां, जोड़े, टांके, खडीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। जयपुर में 14वीं सदी से लेकर और 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदयपुर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड जना सागर आदि झीलों का जो हो समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनवाकर आपस में जोड़ दिया। इससे वर्षा जल में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है, और इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने 1687 से 91 के मध्य करवाया था, गोमती नदी पर बांध बनाकर। तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर बांध बनवाकर करवाया था? गोमती नदी पर। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी, लाइन को नोट करना, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ऐसा नहीं है कि विश्व में इससे बड़ी झील नहीं है, बट मानव निर्मित झील ये सबसे बड़ी है। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है ये, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है। अजमेर में स्थित पुष्कर एवं धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है ये, पुष्कर झील। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही में माउंट आबू स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और प्राकृतिक झील है। कहते हैं कि नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था। कहते हैं कि नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था। किससे? अपने नाखूनों से।
ठीक। राजस्थान राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग में क्या है, नौचौकी पाल है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर, जैसलमेर में घड़सीसर बहुत बार पूछा गया है, डूंगरपुर में गैब सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड आदि अन्य झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल का संसाधन है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पंचभद्रा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की मुख्य झीलें हैं। जल संरक्षण की बात करें कि जल को इकट्ठा कैसे किया जा सकता है, जल को बचाया कैसे जा सकता है, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जल संरक्षण का अर्थ होता है जल को बचा के कैसे रखें। तो राजस्थान तो आप सब जानते हैं कि हमेशा से ही जो है पानी की कमी रही है, राजस्थान के पश्चिमी इलाके में खास तौर पर पानी की कमी रही है। तो पानी को बचाने के लिए यहाँ के लोग पानी को घी की तरह उपयोग करते हैं, यानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोत निकट स्थान, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये तो बेसिक बातें हैं। जैसे कि वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन प्रणाली है, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक है। रूफ टॉप जल संरक्षण विधि में घर की छत से गिरे वर्षा जल को घर के नीचे कुएं में इकट्ठा कर लेते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के अंदर वर्षा जल व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय में ही यहाँ के जो निवासी है वो टांका, खडीन, जोहड़ आदि का जो है वो निर्माण कर वर्षा जल का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। आज भी हमारे घरों के अंदर हम एक कुंड बनाते हैं और जब भी बारिश होती है तो क्या करते हैं, जो छत का पानी आता है नाले से उसको कुंड में इकट्ठा कर लेते हैं और पूरे वर्ष उसको पीने में काम लेते हैं। यही होता है वर्षा जल का संग्रह। और ये चैप्टर आपका हो गया पूरा। चैप्टर